हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट स्टडी किया है और उसके अंदर पीरियोडिक टेबल की पूरी हिस्ट्री जो हमने स्टडी किया है कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल अलग अलग टाइम पे किन लोगों ने जो है कैसे उसको प्रिपेयर किया और किस तरह से पीरियोडिक टेबल को प्रपोज़ किया। तो वो सारी चीज़ें हमने जो है डिटेल में स्टडी की है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। इसके अंदर हम जो है कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साथ ही साथ हम जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट जो है स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, इसके अंदर कुछ हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने वाले हैं। तो लुक हियर, there are many observable patterns in the physical and chemical properties of the elements as we descend in a group or move across a period in the periodic table। तो ये ट्रेंड्स जो आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेगी, ये टॉप टू बॉटम जो है ग्रुप के अंदर मिलेगी और लेफ़्ट टू राइट जो है ये पीरियड्स के अंदर मिलेगी। तो दोनों के अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस क्या होता है टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर और लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर, वो हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। एग्जांपल हम देखेंगे कि विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप 1 मेटल्स एंड लोअर इन एलिमेंट टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द टेबल एंड इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम इन द ग्रुप 17 नॉन मेटल्स। तो पहले आप देखोगे कि अगर आप जो है लेफ़्ट टू राइट जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर चलते हो तो आपको ग्रुप 1 की मेटल्स के अंदर जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्टिविटी ये जो हाई मिलेगी। फिर उसके बाद जो है मिडल पोर्शन में ये थोड़ी सी लोअर हो जाएगी और फिर जब आप जो है नॉन मेटल्स की तरफ जाओगे तो ये मैक्सिमम तक जो है चली जाएगी। तो इस तरह से ये ट्रेंड्स जो है किस वजह से आते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इसके पीछे जो है काम कर रहे हैं, विच फैक्टर्स गवर्न दिस प्रॉपर्टीज़, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो लाइकवाइज विद इन अ ग्रुप representative metals, for example alkali metals, reactivity increasing on moving down the group। अगर आप अल्कली मेटल्स की बात करते हो तो टॉप टू बॉटम, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये अल्कली मेटल्स हैं। तो इसके अंदर अगर आप जो है टॉप टू बॉटम देखोगे, डाउन द ग्रुप देखोगे तो ये रिएक्टिविटी जो है क्या होगी, ये इंक्रीज़ होगी। तो रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स, अल्कली मेटल्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, वेयर एज विद इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स, अगर आप जो है नॉन मेटल का कोई ग्रुप लेते हो, फॉर एग्जांपल हैलोजेंस जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटाइन्स प्रेजेंट है, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर जो है रिएक्टिविटी जो है डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज़ होगी। तो अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट होती है। तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी हम देखते हैं। बट वाई डू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स फॉलो दिस ट्रेंड्स? To answer the questions, we must look into the theories of atomic structure and properties of the atom। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसमें स्टडी करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस। तो देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस हम जो एलिमेंट्स के अंदर किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द साइज़ ऑफ एन एटम बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि ये जो है साइज़ में जो है बहुत स्मॉल होता है एटम, इसलिए उसकी जो है एटॉमिक साइज़ डिटरमाइन करना, उसको कैलकुलेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एटम के सराउंडिंग में होता है, इट हैज़ नो पर्टिकुलर बाउंड्रीज, नो शार्प बाउंड्रीज एंड देयरफॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज़ कैन नॉट बी प्रिसाइज। अगर आप जो है उसकी बेसिस पर एग्जैक्टली एटॉमिक साइज़ को डिटरमाइन करना चाहो तो ये जो है प्रिसीजन इसके अंदर जो आपको नहीं मिलेगा, ये प्रिसाइज वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। हाउएवर an estimate of atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in the combined state। अब ऐसी सूरत में आप क्या कीजिए कि उन एटम्स को जो है आप कंबाइंड स्टेट में जो है कंसिडर कीजिए, तो उस सूरत में आप बहुत आसानी के साथ एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे होगा, देखिए हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर किस तरह से एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लुक हियर, वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज़ ऑफ एटम ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो पहले हम यहाँ पर जो है
नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के जो है एटम्स का एटॉमिक रेडियस जो है कैलकुलेट करेंगे, उसकी साइज़ कैलकुलेट करेंगे। तो इट इज़ टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो उस सूरत में आप जो है बहुत आसानी के साथ एटॉमिक रेडियस जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे कैलकुलेट होगा? कोवैलेंट मॉलिक्यूल अगर आप किसी भी एटम का कंसिडर करते हो, फॉर एग्जांपल आप Cl2 मॉलिक्यूल लीजिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, तो अपने कंबाइंड स्टेट में जो है वो Cl2 के फॉर्म में जो है आपको मिलेगी, जिसमें दो क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं। तो फ्रॉम दिस वैल्यू द कोवैलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैसे होगा कि आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये आपको जो है एक एटम जो है क्लोरीन का मिलता है और साथ ही साथ ये दूसरा एटम जो है क्लोरीन का इसके साथ में अटैच्ड है। तो आप देखिए ये न्यूक्लियस, तो इन दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, ये डिस्टेंस आप जो है मेज़र कीजिए। तो इस डिस्टेंस को जब आप देखोगे तो क्लोरीन के अंदर ये डिस्टेंस आपको मिलेगा 198 पिकोमीटर। इट इज़ अबाउट 198 पिकोमीटर। अब आपको क्लोरीन एटम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कीजिए, इसका हाफ कर दीजिए, तो आपको क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा। तो हाफ ऑफ दिस वैल्यू और हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 99 पिकोमीटर। हाफ ऑफ दिस वैल्यू इज़ 99 पिकोमीटर। तो ये 99 पिकोमीटर जो है ये एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन हुआ। तो नॉन मेटल्स के अंदर आप जो है बात ध्यान रखिए कि वो दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जो है अटैच्ड है, और यहीं पर जो है आप क्या कीजिए, उन दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो मेज़र कीजिए। तो ये डिस्टेंस जो होगा आप इसका हाफ कर दीजिए। तो आप देखिए कि क्लोरीन के अंदर 198 पिकोमीटर है, उसका हाफ आता है 99 पिकोमीटर। तो इसको हम नाम देंगे कोवैलेंट रेडियस। तो नॉन मेटल्स के अंदर आपको कैलकुलेट करना है कोवैलेंट रेडियस, जो सिंपली एटॉमिक रेडियस ही है। आपको यहाँ पर जो है कोई अलग इसमें जो है ट्रेंड या कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, जो एटॉमिक रेडियस हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं तो नॉन मेटल्स के अंदर इसको हम जो है कोवैलेंट रेडियस कहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज कोवैलेंट रेडियस। ये कब होगा? इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल क्लोरीन की ली। अब देखिए क्या होगा कि फॉर मेटल्स वी डिफाइन द टर्म मेटालिक रेडियस। अगर हम यहाँ पर जो है मेटल्स कंसिडर करते हैं तो अब यहाँ पर जो है कोवैलेंट रेडियस के बजाय हम टर्म यूज़ करेंगे मेटालिक रेडियस। अब इसमें क्या होगा देखिए, इट इज़ टेकन एज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन मेटालिक क्रिस्टल। आप देखिए कि मेटालिक क्रिस्टल्स के अंदर जो है बहुत सारे मेटल के एटम्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होते हैं, मतलब क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो उनमें से किसी भी दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आप जो है मेज़र कीजिए, और उस डिस्टेंस का जब आप हाफ कर दोगे तो वो डिस्टेंस का हाफ जो होगा दैट इज़ कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस, एंड दिस इज़ ऑल्सो नथिंग बट द एटॉमिक रेडियस। तो इसमें आपको क्या करना है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए यहाँ पर कॉपर। तो आप देखिए ये कॉपर के जो है एटम्स एक दूसरे के साथ जो है मेटालिक कोर के अंदर जो है ये अटैच्ड है। इस तरह से इसका जो है अरेंजमेंट है। तो आप क्या कीजिए, दो कॉपर के बीच का जो है डिस्टेंस मेज़र कीजिए। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है दो कॉपर, ये आप जो है कॉपर मेटल कंसीडर कीजिए, और इस मेटालिक क्रिस्टल के अंदर जो है दो एडजेसेंट कॉपर्स के बीच का जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल्स कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल, ये आप जो है मेज़र कीजिए, और इसका जो हाफ लोगे वो हाफ जो है इसका मेटालिक रेडियस होगा। तो आप देखिए कि कॉपर सॉलिड के जो मेटल का क्रिस्टल है उसके अंदर ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है ये 256 पिकोमीटर है। इट इज़ 256 पिकोमीटर है, और जब आप इसका हाफ करते हो तो वो हाफ आपको मिलेगा 128 पिकोमीटर। तो ध्यान रखिए, द मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज़ 128 पिकोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप ये टर्म जो है यूज़ कर सकते हो। अब एक बात जो है ध्यान रखना है
कि फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज़ द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रिफ़र टू बोथ कोवैलेंट और मेटालिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडाई कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि चाहे वो कोवैलेंट रेडियस हो या फिर मेटालिक रेडियस हो, इन दोनों को हम जो है एक कॉमन टर्म के तौर पर यूज़ कर रहे हैं जिसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। और ये एटॉमिक रेडियस इस एक्सरे टेक्नोलॉजी से या फिर किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। द एटॉमिक रेडाई ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन दिस चार्ट। तो इस चार्ट के अंदर आप देखिए ये 3 चार्ट आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने पीरियड नंबर 2 के जो है एटम्स लिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और इनके एटॉमिक रेडाई यहाँ पर हमने कंसिडर किया है। ये सब वैल्यूज़ को आप जो है पिकोमीटर में कंसिडर कीजिए। तो आप देखिए लिथियम जो है ये लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट है, और हम यहाँ पर जो पीरियड के अंदर जो है लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं। तो लिथियम, बेरिलियम से फ्लोरीन तक जो है, फ्लोरीन जो है ये राइट मोस्ट एलिमेंट है पीरियड नंबर 2 का। तो आप देखिए कि एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है। सबसे हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस आपको जो है लिथियम का मिलेगा, सबसे शॉर्टेस्ट एटॉमिक रेडियस आपको फ्लोरीन का मिलेगा। अब ये क्यों कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ये बात की बात हम जो है इसको स्टडी करने वाले हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये किस तरह से एटॉमिक रेडियस को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब ये 2 चार्ट आप देख रहे हो कि इसमें ग्रुप नंबर 1 के जो अल्कली मेटल्स हैं और यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 के जो हाइड्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक रेडियस का यहाँ पर जो है कंपेरिजन किया गया है। तो आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अल्कली मेटल्स के अंदर है। तो टॉप टू बॉटम आप देख रहे हो कि एटॉमिक रेडियस जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। सेम केस आपको जो है हेलोजेंस में मिल रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन में। यहाँ पर भी आप देखिए कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो फ्लोरीन का आप देखिए 64 पिकोमीटर है और एस्टेटाइन का 140 पिकोमीटर है। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप ये एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड जो है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है स्टडी कर सकते हो। तो एक शॉर्ट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है पीरियड्स के अंदर जो है लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा, और ग्रुप्स के अंदर आप जो है टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। अब ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ किस वजह से है, हम इसको जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो 2 ट्रेंड्स आर ऑब्वियस। वी कैन एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल्स। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस across a period for the elements of second period. It is because within the period the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as atomic number increases, resulting in the increased attraction of electron to the nucleus. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पीरियड जो है पीरियड नंबर 2 है, जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पर जो है ये कंपोज्ड है। तो इतने एलिमेंट जो है पीरियड नंबर 2 के अंदर जो है प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये ग्राफ जो है आपको मिलती है, दिस इज़ एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर एंड दिस इज़ एटॉमिक नंबर Z। तो एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट जो हमने यहाँ पर क्या किया, एटॉमिक रेडियस को जो है प्लॉट किया। तो देयर इज़ द डिक्रीज़ इन द एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम पीरियड्स के किसी भी पीरियड्स के लेफ़्ट टू राइट हम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि हर अगला इलेक्ट्रॉन, जैसे आप लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर रहे हो, बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बोरॉन में 5, 6, 7, 8, 9। तो जैसे जैसे न्यू इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो रहे हैं तो वो न्यू इलेक्ट्रॉन जो है कहीं और नहीं, सेम ऑर्बिट में इंटर हो रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज़ होगा, और उस इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि लिथियम जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ये पहला एलिमेंट है ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 का, और फ्लोरीन जो है ये लास्ट एलिमेंट है। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, दैट इज़ फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, द एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो पीरियड नंबर 2 के अंदर लिथियम ये सबसे लार्जेस्ट साइज़ का है, और पीरियड नंबर 2 का जो लास्ट एलिमेंट फ्लोरीन है ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का है। तो इस तरह से आप जो है पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड के अंदर देखोगे तो ये एक जो है कॉमन ट्रेंड मिलेगा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सिंपली यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है ये ईच पीरियड्स के अंदर ये ट्रेंड जो है एटॉमिक रेडियस का स्टडी कर सकते हैं। विद इन द ग्रुप और द फैमिली, या सिंपली आप उसको जो है वर्टिकल कॉलम्स कहिए,
द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। आप यहाँ पर जो है अगर किसी ग्रुप के अंदर देखोगे, वर्टिकल कॉलम के अंदर देखोगे, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर्स वर्सेस एटॉमिक नंबर z यहाँ पे हमने प्लॉट किया है। तो आप देखिए ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये जो है अल्कली मेटल्स हैं, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपको हैलोजेंस। तो दो ग्रुप्स का यहाँ पर जो है एक कॉमन प्लॉट जो है बनाया गया है, और उसमें आप देख रहे हो कि पहला जो है ये ग्रुप नंबर 1 है एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 1 जो ये अल्कली मेटल्स है, ग्रुप नंबर 17 ये हाइलोजेंस है। तो दोनों के अंदर आप देख रहे हो कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हो। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। तो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पर भी आप देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो यहाँ भी एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने पर एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इंक्रीज़ क्या है ये हम देखते हैं कि फॉर अल्कली मेटल्स एंड हाइलोजेंस एज वी डिसेंड द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम हम जब ग्रुप पर जाते हैं तो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यहाँ पर जो n की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू जो है टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस हैपन्स बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि दे सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो है क्या करेंगे, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो है इलेक्ट्रॉन की पुलिंग से, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन से क्या करेंगे, उसको शील्ड करेंगे। इसके पहले हमने शील्डिंग इफेक्ट स्टडी किया है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज के लिए जो है वो क्या बनते हैं, शील्ड बनते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो दे सर्व to shield the outer electron from the pull of the nucleus and consequently the size of the atom increases। और ऑटोमेटिकली जो है एटम की साइज़ जो इंक्रीज़ होगी तो वो इंक्रीज़ आपको यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर इस ग्राफ के अंदर मिल रही है। अब एक खास बात जो है ध्यान रखिए कि द एटॉमिक रेडाई ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसिडर्ड हियर। यहाँ पर हम देखिए कि लास्ट जो फैमिली ले रहे हैं वो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 18 हमने नहीं लिया क्योंकि नोबल गैसेस है, इसको कंसिडर नहीं करते हैं। इसकी वजह क्या है कि बीइंग मोनो एटॉमिक देयर नॉन बॉन्डेड रेडाई वैल्यूज़ आर वेरी लार्ज। ये जो है मोनो एटॉमिक होते हैं, जितने भी नोबल गैसेस है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप उसका जो है कोवैलेंट रेडाई जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इन फैक्ट द रेडाई ऑफ नोबल गैसेस शुड बी कंपेयर्ड नॉट विद द कोवैलेंट रेडाई बट द वांडर वाल्स रेडाई ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो दूसरे एलिमेंट्स के जो वांडर वाल्स रेडाई होते हैं उसके साथ जो है कंपेयर करके आप जो है नोबल गैसेस के एटॉमिक रेडियस को जो है स्टडी कर सकते हो, उसको कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरह से ये पहला फिजिकल ट्रेंड हमको मिलता है जिसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। अब आगे जो है दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ द आयोनिक रेडियस। तो चलिए हम आते हैं आयोनिक रेडियस क्या है और इसके ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या हो सकता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज आयोनिक रेडियस। तो आप देखिए आयंस दो टाइप के होते हैं, पहला होगा केटायंस और दूसरा होगा अनायंस। तो केटायन जो है ये पॉजिटिव चार्ज के आयंस होते हैं और अनायंस जो होंगे ये निगेटिव चार्ज के आयंस होंगे। आप देखते हैं कि कोई एटम अगर वो इन आयंस में कन्वर्ट होना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन एन एटम इज़ कन्वर्टेड इनटू केटायन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्ट टर्म हम यूज़ करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस केटायंस। और दूसरी चीज़
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ आनायंस। तो इस तरह से आप जो है किसी भी एटम को अगर केटायन बनाना चाहो तो आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, और किसी भी एटम को अगर आनायंस बनाना है तो उसको जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन इंटर कर दो। तो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आनायंस आर फॉर्म, वाइल बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन केटायंस आर फॉर्म। अब आपको आयोनिक रेडियस अगर कैलकुलेट करना है तो द आयोनिक रेडियस कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन केटायंस एंड आनायंस इन आयोनिक क्रिस्टल्स। इन जनरल the ionic radii of element exhibit the same trend as the atomic radius। तो आपको अगर जो है आयोनिक रेडियस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड आनायन जो है मेज़र करना है, और जो कुछ भी एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स में हमने स्टडी किया है, सेम ट्रेंड आपको जो है आयोनिक रेडियस का भी मिलेगा। और वो क्या है कि पीरियड्स के अंदर जो है एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज़ होता है, पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, और ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो यही ट्रेंड आपको जो है आयोनिक रेडियस के अंदर भी मिलेगा कि इन पीरियड्स आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस वाइल इन ग्रुप्स आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, यही चीज़ है। अब देखिए, अ केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज़ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, केटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। आपके पास जो भी पेरेंट एटम है जब वो अपना केटायन फॉर्म करेगा तो वो उससे जो है छोटा होगा। तो केटायंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज़ अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है कम होते हैं और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सेम होता है। और इसी तरह से आनायंस आर ग्रेटर देन पेरेंट एटम। जो साइज ऑफ अनायंस होती है वो पेरेंट एटम से लार्जर होती है, बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कम होगा। अब ये जो चीज़ जो है आप एक एग्जांपल से जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। तो लेट अस सी, मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ सोडियम एटम और रेडियस ऑफ सोडियम आयन, इसी तरह से रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम और रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन। तो आप देखिए, रेडियस ऑफ सोडियम एटम जो है ये 186 पिकोमीटर है, इट इज़ अबाउट 186 पिकोमीटर, और रेडियस ऑफ सोडियम आयन जो है ये 95 पिकोमीटर है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि सोडियम प्लस जो है ये आयन है, इसका रेडियस 95 पिकोमीटर है, और उसका पेरेंट एटम जो है सोडियम, इसका रेडियस 186 पिकोमीटर। तो हम यहाँ पर जो है बहुत इजीली जो है ये कंपैरिजन को देखकर समझ सकते हैं कि केटायन इज़ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। इसी तरह से आप देखिए कि फ्लोरीन का जो रेडियस है वो है 64 पिकोमीटर, और इसका जो फ्लोराइड आयन बनता है उसका रेडियस है 136 पिकोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, और उसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ देखकर आप जो समझ सकते हो कि अनायन इज़ लार्जर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। अब एक चीज़ और जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम नाम देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़। इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात जो है ध्यान रखना है कि अलग अलग स्पेसीज होंगी लेकिन उन सब के पास जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो सच स्पेसीज आर सेड टू बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, O2 - F - Na+
एंड Mg2+। अब देखिए ये 4 एग्जांपल्स हैं, ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़ हैं। इसकी वजह यह है कि इन सब के पास जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है सेम, दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन इन सब के पास जो है कैसे हो रहे हैं। तो लेट अस सी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके O2- बनाया, तो 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो 9 + 1 = 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करके Na+ फॉर्म किया है, तो L1 - 1 = 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Mg2+ आयन फॉर्म किया है, तो 12 - 2 = 10। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये चारों स्पेसीज़ का जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। देयरफॉर दीज स्पेसीज़ आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि दीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़ हैव द रेडाई डिफरेंट, इन सब के रेडाई जो है डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस। इन सब के अंदर जो है न्यूक्लियर चार्जेस डिफरेंट होंगे, इसलिए सब के रेडियस भी जो है डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है सब के पास में है इसलिए सबका रेडियस भी सेम हो, ऐसा नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़ हैव डिफरेंट रेडाई बिकॉज ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, केटाइंस और अनाइंस के अंदर देखिए, केटाइंस में ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द रेडियस। यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर केटाइंस की बात करते हैं तो अगर पॉजिटिव चार्ज जिस केटाइन के पास ज़्यादा है तो उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल होगा। एग्जांपल आप लीजिए, सोडियम प्लस और Mg2+। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्नीशियम के पास जो है 2+ चार्ज है, सोडियम के पास जो है 1+ चार्ज है। तो ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसका रेडियस जो है सोडियम प्लस से कम होगा। तो ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द रेडियस, है ना। तो यहाँ पर जो है खास तौर से ध्यान रखिए, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द रेडियस बिकॉज ऑफ ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ये ग्रेटर होगा, इसलिए इसकी साइज़ जो है श्रिंक होकर स्मॉलर हो जाएगी। ठीक। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, अनायंस के अंदर क्या होगा, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर द रेडियस। तो यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं O2- और F- की। तो आप देखिए ऑक्सीजन के पास जो है 2- चार्ज है, फ्लोरीन के पास जो है 1- चार्ज है। तो आप देखिए ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर द रेडियस, तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। बिकॉज यहाँ पे वजह क्या है, अनायंस विद ग्रेटर negative charge will have larger radius because the repulsion of electrons will overweigh the nuclear charge and the ion will expand in size। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन होगा वो न्यूक्लियर चार्ज को ओवरवे करेगा और उसकी वजह से उसकी साइज़ जो है एक्सपांड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है 2 पॉइंट्स को ख़ास तौर से जो है नोटिस करेंगे। तो ये बात हमको समझ में आती है कि आयोनिक रेडियस का वही ट्रेंड है जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर। चलिए अब इसके बाद की जो है अगली प्रॉपर्टी है, थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान रखिए इस एंथैल्पी को आप सिंपली एनर्जी कंसीडर कर सकते हो। दिस इज़ नथिंग बट द एनर्जी, जिसको हम जो है एक स्पेशल टर्म में एंथैल्पी यूज़ कर रहे हैं। तो लुक हियर, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है उसका जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगा दैट इज़ नथिंग बट इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड
टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई सा भी आइसोलेटेड गैसियस एटम आप उसको जो है एक्स कंसीडर कीजिए। तो इसके अंदर से जब आप इलेक्ट्रॉन लूज़ करोगे तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्स प्लस गैसियस स्टेट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की आप कंसिडर करते हो तो उसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और इसको हम सिंपली कहेंगे लूजली बाउंड। दिस इज कॉल्ड एज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से दूर होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसलिए उसका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ में लूज होता है, वीक होता है, इसलिए हम उसको लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आई एच से। H इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंथैल्पी, इसको हम जो एंथैल्पी कहेंगे। डेल्टा जो है दिस इज़ द चेंज इन एंथैल्पी और I रिप्रेजेंट्स द आयोनाइजेशन। तो इस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा IH, और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे हम किलो जूल्स पर मोल में। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर मोल। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिए कि अलग अलग टाइप की जो एंथैल्पीज़ होती है जिसको हम नाम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। तो ध्यान से सुनिए आप यहाँ पर कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट एक्स इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। देखिए हम यहाँ पर जो है लिख रहे हैं IE1, दिस इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो क्या होगी, आपके पास एक गैसियस एटम X है, उसके अंदर से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके X प्लस फॉर्म किया, तो इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम नाम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या मतलब हुआ, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। समझ में आई बात। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है, ठीक। अब देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, दैट इज़ कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये आपके पास जो केटायन फॉर्म हुआ, अब इस केटायन से आपको जो है एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ करना है, मतलब इस एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको लूज़ करना है। तो X प्लस G दैट इज़ गैसियस स्टेट गिव्स राइज टू X2 प्लस इन गैसियस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल इस एटम से आपने जो है 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। यानी कि आप सिंपली गैसियस एटम ना कहते हुए आप यहाँ पर जो गैसियस केटायन कहोगे। ये मोनो एटॉमिक मोनो पॉजिटिव केटायन फॉर्म हो रहा है, ये है मोनो पॉजिटिव केटायन, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन को जो है लूज़ किया। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ IE3। तो यहाँ पर जो है X2 प्लस गैसियस ले लो और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दो, तो ये हो जाएगा X3 प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंपली आपके पास ये जो एटम है उसमें से आपने जो है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव किए, और सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम डाई पॉजिटिव केटायन। तो इस तरह से इस एंथैल्पी को हम नाम देंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज़ IE3। अब मैं आपको जो है सीक्वेंस बता दूं कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओगे तो ये प्रोसेस जो है डिफ़िकल्ट होगा। वजह क्या है कि यहाँ पर आप देखिए सिंपल एक जो है एटम आपके पास में है, एक इलेक्ट्रॉन आपने लूज़ कर दिया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म होता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आयन। कोई भी केटायन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब यहाँ पर देखिए मोनो पॉजिटिव है, ये बन गया डाई पॉजिटिव। अब डाई पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और डिफ़िकल्ट होगा। मतलब सिंपली आप जो है ये सीक्वेंस जो है एनर्जी का जो है बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन।
ऐसी बहुत सारी आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ जो हो सकती है जो हर पहले वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी। जैसे सेकंड एंथैल्पी फर्स्ट एंथैल्पी से ज़्यादा है, थर्ड एंथैल्पी सेकंड से ज़्यादा है, और इसी तरह से फोर्थ एंथैल्पी थर्ड से ज़्यादा है। इस तरह से हम जो है इस सीक्वेंस में इसको बहुत आसानी के साथ जो है स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आगे देखिए कि कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम किस तरह से वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है शो कर सकते हैं, और उस पर हम जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि आपको जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा मिलेगी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। तो इस तरह से ये हमारे पास में एक जनरल ट्रेंड आता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर्स अप टू 60 इज़ गिवन हियर। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है पीरियोडिसिटी आपको जो है मिलेगी। तो इसके अंदर देखिए ग्राफ में हमने क्या किया, आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ सिर्फ हमने यहाँ पर प्लॉट किया है, ये किलो जूल्स पर मोल में है, और यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर जो है Z जिसको हम कह रहे हैं वो अप टू 60 हमने जो है कंसिडर किया है। ये ग्राफ मैंने पूरी नहीं बनाया है, आप बुक में से इस ग्राफ को जो है पूरी जो है रेफ़र कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये फर्स्ट पीरियड के लिए है, उसके बाद ये वाली जो लाइन दिख रही है सेकंड पीरियड के लिए, और ये वाली लाइन जो है थर्ड पीरियड के लिए। इस तरह से आप जो है पूरी जो है लास्ट तक जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। तो इसके अंदर देखिए क्या मिल रहा है, द पीरियोडिसिटी ऑफ अ ग्राफ इज़ क्वाइट स्ट्राइकिंग। अ मैक्सिमा इज़ फाउंड फॉर नोबल गैस विच हैव क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस ग्राफ पर जो है ये मैक्सिमा मिलता है नोबल गैस। तो पहले पीरियड के अंदर आपको हीलियम के लिए मैक्सिमा मिलेगा, दूसरे पीरियड के अंदर आपको नियॉन के लिए मैक्सिमा मिलेगा, तीसरे पीरियड के अंदर आपको आर्गॉन के लिए मैक्सिमा मिलेगा। इस तरह से हर पीरियड के अंदर आपको जो है नोबल गैसेस पर जो है ये मैक्सिमा मतलब एकदम हाईएस्ट जो है आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो शेल्स हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड है और इनके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। ऑन दी अदर हैंड मिनिमा ऑकर्स एट द अल्कली मेटल्स। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे लोवेस्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको मिल रही है वो अल्कली मेटल लिथियम के लिए है, फिर दूसरे थर्ड पीरियड के अंदर आपको जो है अल्कली मेटल सोडियम के लिए है, इसी तरह से आगे जो है पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के लिए आपको जो है मिनिमा मिलेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो इसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है किस वजह से होगी, इट इज़ को रिलेटेड विद देयर हाई रिएक्टिविटी। तो ये जो आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम ये जो अल्कली मेटल्स मिल रहे हैं तो इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ जो है इसकी हाई रिएक्टिविटी से जो है को रिलेटेड है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर जो है आप एक बात ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आप जो है अगर पीरियड्स में कंसीडर करोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ जो है क्या होगी, ये इंक्रीजिंग पैटर्न में। तो आप देखिए फर्स्ट पीरियड में ये जो है हाइड्रोजन है हीलियम, तो ये इंक्रीज़ हुई। सेकंड पीरियड में देखिए लिथियम, उसके बाद जो है बोरॉन बेरिलियम और इस तरह से कार्बन, उसके बाद जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। तो इस तरह से ये देखो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग है। थर्ड पीरियड में भी आप देखिए सोडियम मैग्नीशियम और इसके बाद होते होते आप आर्गॉन पर आइए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये हमेशा जो है ध्यान रखना है। तो पीरियड्स के अंदर आप देखिए यहाँ पर हमने सेकंड पीरियड की जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ जो है एटॉमिक नंबर के वर्सेस जो है प्लॉट किया है। दिस इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन किलो जूल्स पर मोल एंड दिस इज़ द एटॉमिक नंबर Z। तो ये फर्स्ट पीरियड आपको मिलता है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। अब आप यहाँ पर देखिए बेरिलियम और बोरॉन जब कंसीडर करते हो तो यू फाइंड दैट बोरॉन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये क्यों ऐसा है हम अभी इसको जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हो कि पहली चीज़ आपको जो मिलेगी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़
इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आप यहाँ पर देखिए ग्रुप नंबर 1 हमने अल्कली मेटल जो है यहाँ पर एग्जांपल लिया है। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हमने किलो जूल्स पर मोल में एटॉमिक नंबर Z के अगेंस्ट जो है प्लॉट किया है। तो देखिए हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ग्रुप नंबर 1 लिथियम की मिल रही है। उसके बाद जो डिक्रीज़ होते 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 आपको यहाँ पर जो है सीजियम की सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिल रही है। तो ये जो है रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड द एटॉमिक नंबर। तो डाउन द ग्रुप एज the atomic number increases the ionization enthalpy also decreases। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है और ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस आर क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टी। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जो है क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। टू अंडरस्टैंड दीज ट्रेंड्स कंसिडर द 2 फैक्टर्स। अगर इसको समझना है तो आपको जो है 2 फैक्टर जो है कंसिडर करना होगा, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होगा अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। तो ये 2 फैक्टर्स जो है हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए अब इसकी बेसिस पर हम इस चीज़ को जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जो बेरिलियम और बोरॉन और इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ट्रेंड जो आपको नज़र आ रहा है। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे attraction of electron towards nucleus। और दूसरा जो पॉइंट हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, दिस इज द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। अब ये 2 पॉइंट्स के बेसिस पर हम इसको जो है बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इंटरवेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an atom is less than the actual charge present on the nucleus because of the shielding। किसकी वजह से? shielding of the valence electron from the nucleus by intervening core electrons। जो core electrons उसके अंदर के होते हैं, जो inner orbital जो completely filled होते हैं उसको हम core electron कहेंगे, उसके वजह से जो है shielding होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल चार्ज से जो न्यूक्लियस का होता है उससे कम हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे कि 2s इलेक्ट्रॉन इज लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम का अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लिथियम के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3rd इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो 2s इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है दैट इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर देखिए लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 और 2s1। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सेकंड 2s ऑर्बिट के अंदर, इसकी जो है शील्डिंग होगी 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, एज अ रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ नेट पॉजिटिव चार्ज विच इज़ लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑफ +3। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास में जो है ये नेट पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि एक्चुअल चार्ज जो लिथियम पर प्रेजेंट होता है उससे कम होता है। और लिथियम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो Li3+ मतलब +3 चार्ज इसका होगा। इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल इन द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ये शील्डिंग उस वक्त उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी जब तक कि इनर शेल जो है कम्प्लीटली फिल होगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इनर शेल जो है जितना कम्प्लीटली फिल्ड होगा शील्डिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। दिस सिचुएशन ऑकर्स इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स विच हैव सिंगल आउटर मोस्ट NS इलेक्ट्रॉन प्रीसीडेड बाय अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पर देखोगे जो अल्कली मेटल्स होते हैं इसके अंदर जो है आप देखो कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है,
जितने भी अल्काली मेटल्स है उसकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, और इसके पहले की जो इनर गैस कोर होगा वो नोबल गैस होगी। तो इनर कोर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए यहाँ पर जो है शील्डिंग आपको इफेक्टिव मिलेगी। तो NS इलेक्ट्रॉन्स की जो है शील्डिंग आपको इफेक्टिव मिलेगी। When we move from lithium to fluorine across the second period, successive electrons are added to orbital in the same principal quantum level, and shielding of the nuclear charge does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus। अगर हम यहाँ पर जो सेकंड पीरियड के अंदर जाते हैं जिसमें हम लिथियम से फ्लोरीन तक को कंसिडर, आप नियॉन छोड़ दीजिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल है, तो लिथियम से फ्लोरीन तक अगर हम जाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन सेंटर हो रहे हैं वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल के हैं। आप यहाँ पर देखिए सेकंड पीरियड हम देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। लिथियम से फ्लोरीन तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू जो है 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो है एंटर हो रहे हैं। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, और इसकी वजह से क्या होगा, शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। ये न्यूक्लियर चार्ज की शील्डिंग इतनी ज़्यादा जो है इंक्रीज नहीं होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस ये जो है इतना ज़्यादा कंपेंसेट नहीं होगा। इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कंटिन्यूसली अक्रॉस द पीरियड जो है ये इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमने सेकंड पीरियड को जो है कंसीडर किया है, तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। 10 अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग, कंसीक्वेंटली the outermost electrons are held more tightly and ionization enthalpy increases across the period। तो outermost electron जो है ये टाइटली जो है हेल्ड होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है अक्रॉस द पीरियड ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग इंक्रीजिंगली फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर हम यहाँ पर जो है डाउन द ग्रुप कंसीडर करते हैं तो ये चीज़ आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये दूर से दूर होते जा रहे हैं। क्यों कि अब यहाँ पर जो है प्रिंसिपल क्वांटम लेवल जो है हर एक में डिफरेंट है। लिथियम में आप देखोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम लेवल जो है ये 2 है, सोडियम के अंदर 3 है, पोटेशियम के अंदर 4 है, रुबिडियम में 5 है, सीजियम में 6 है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दूर होते जा रहे हैं, फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि देयर इज़ एन इंक्रीज्ड शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है इंक्रीज द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बढ़ती जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि द इनर लेवल इन दिस केस इंक्रीज इन द शील्डिंग आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द रिमूवल ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी डाउन अ ग्रुप। और इस तरह से आप देखोगे कि वो जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो उसका होल्ड जो है उस इलेक्ट्रॉन के साथ में जो है ये डिक्रीज़ होता जाएगा, और इसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से आप देख रहे हो कि जो ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होते जा रही है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग जो है ये इंक्रीज़ होते जा रही है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो है वो कम होती जा रही है। इसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप देखो कि लिथियम की साइज़ जो है सबसे स्मॉलर है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लार्जेस्ट है, और सीजियम का की एटॉमिक साइज़ जो है ये सबसे लार्जेस्ट है, इस वजह से यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लोवेस्ट है। अब यहाँ पर एक बात जो है और आप देखोगे कि इसके अंदर अब हम आते हैं बेरिलियम और बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अंदर जो ये वेरिएशन आपको क्यों नज़र आ रहा है, इस चीज़ को हम जो स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज़ स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। अब यहाँ पर हम जो इस चीज़ को जो है स्टडी करने वाले हैं। तो हम ये दो जगह पर जो है ये कंपेरिजन डिस्कस करने वाले हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो आप देखिए बेरिलियम Z इज इक्वल टू 4, ये हो गया 1s2 2s2, और बोरॉन Z इज इक्वल टू 5, 1s2 2s2 2p1।
बस इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आप जो है ख़ास तौर से फोकस कीजिए, इसमें आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन Z = 5 इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेरिलियम से स्लाइटली जो है लेस है। तो क्या होगा इसकी वजह से, इवन दो द फॉर्मर हैज़ अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, हालांकि अगर बोरॉन की बात की जाए तो वो बेरिलियम से ज़्यादा जो है इसका न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, एन S इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन P इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये S इलेक्ट्रॉन है और ये P इलेक्ट्रॉन है। तो S इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखोगे इज़ अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन P इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ज़्यादा जो है एस ऑर्बिटल जो होगा या एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा पावरफुली जो अट्रैक्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू P इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग आयोनाइजेशन इज़ एन S इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखिए कि बेरिलियम के अंदर अगर आप इसको जो है आयोनाइज करना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस ऑर्बिटल से रिमूव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको लार्जर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। क्यों कि एस ऑर्बिटल का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। अब यही चीज़ आप बोरॉन के अंदर देखिए, अगर आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 2p ऑर्बिट के अंदर है इसको निकालना है तो p ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस से जो है लेस अट्रैक्टेड है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लेस रिक्वायर्ड होगी। तो यही वजह है कि यहाँ पर बोरॉन इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम है। रीज़न ध्यान से सुनिए कि बेरिलियम के अंदर जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो 2s ऑर्बिटल से है और बोरॉन के अंदर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन ये 2p ऑर्बिटल से है। इस वजह से यहाँ ध्यान रखना है कि p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू s इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब यही चीज़ आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये चीज़ जो है ध्यान से सुनिए। तो पहले क्या होगा, इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग आयोनाइजेशन इज s इलेक्ट्रॉन, वेयर एज द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन ऑफ बोरॉन इज अ p इलेक्ट्रॉन। The penetration of 2s electron to the nucleus is more than 2p electron. Hence, the 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by the inner core of electrons than the 2s electron of beryllium. Therefore, it is easier to remove 2p electron from boron as 2s electron from beryllium. Thus, बेरिलियम हैज़ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। तो ये चीज़ हमको समझ में आती है, बस सिर्फ ये ऑर्बिटल्स के डिफरेंस पर आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अनदर एनोमेली इज़ द स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू द नाइट्रोजन। अब यहाँ पर जो है इस चीज़ को हम जो है डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लुक हियर, नाइट्रोजन Z = 7, 1s2, 2s2, 2p3। अब यहाँ पर जब p ऑर्बिटल देखिए मैं बनाता हूँ इस तरह से, ओके। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन Z = 8, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। अब p ऑर्बिटल देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बस इस चीज़ को जो है आप अपने सामने रखिए, बहुत आसानी से आप इसको जो है समझ सकोगे। तो दिस अराइजेज बिकॉज इन नाइट्रोजन 3 2p इलेक्ट्रॉन्स रेसाइड इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए px, py और pz, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में है वो सब जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो है रेसाइड करते हैं, उसमें जो है स्टे कर रहे हैं, और तीनों अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर जिसको हम px, py, pz कह रहे हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको नाइट्रोजन के अंदर मिलेगी। वेयर एज in case of oxygen 2 of the 4 2p electron must occupy the same orbital। अब यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपको यहाँ पर जो है पेयरिंग के तो पेयर्ड मिलते हैं, जो कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो है प्रेजेंट है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो है स्टे करते हैं।
तो सेम 2p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है ये इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू दिस। और यही वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो आपको जो है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को जो है ऑक्सीजन एटम से रिमूव करने में। तो कंसिक्वेंटली इट इज़ ईजियर टू रिमूव 4th 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन देन इट इज़ टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द 3 2p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये जो है स्टेबिलिटी यहाँ पर जो है बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया जो कि 4th इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ पर जो है पेयरिंग के फॉर्म में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आपको मिलेगा जिसकी वजह से लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड to remove the outermost electron from oxygen. That is the reason why first ionization enthalpy of oxygen is less than the first ionization enthalpy of nitrogen. तो इस तरह से ये चीज़ जो है ग्राफिकली आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। अब जो 4th फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम उस चीज़ को जो है स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी द 4th प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको भी हम जो है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस सी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम X, यहाँ पर जो है जनरल एटम आप एक से कंसिडर कीजिए, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है। तो क्या होगा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम X टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन द एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको किसी गैसियस एटम X के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करना है तो ये बनेगा X माइनस गैसियस। तो इस प्रोसेस की जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसको हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा EGH, दिस इज़ द एंथैल्पी चेंज और EG इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज विद विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। तो कितनी आसानी के साथ वो इलेक्ट्रॉन उस गैसियस एटम के अंदर जो एंटर हो सकता है उसका जो मेज़र होगा दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो जैसा एलिमेंट होगा उसके हिसाब से ये जो प्रोसेस होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द गैसियस एटम ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होगा कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी, और एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी इज़ एब्सॉर्ब, यहाँ पर आपको वो एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव मिलेगी। फॉर मेनी एलिमेंट एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द एटम एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ निगेटिव। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 17 आप देखिए, यहाँ पर जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन के लिए नेगेटिव एनर्जीज आपको दिख रही है। इट मीन्स दैट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हैलोजेंस इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी यहाँ पर जो है आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलेगी हैलोजेंस के अंदर। तो दे हैव वेरी हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो निगेटिव में है ये बहुत ज़्यादा है, हाई वैल्यूज़ है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो बिकॉज दे कैन अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पिक करके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपने बाद वाले जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। इसलिए यहाँ पर इनकी जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ही हाई वैल्यूज़ है। ऑन द अदर हैंड नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। तो आप देखिए ग्रुप 0 जिसको हम नोबल गैसेस कह रहे हैं, हेलियम, नियोन, आर्गॉन, तो इसकी देखिए आपको जो है पॉजिटिव एंथैल्पीज मिल रही है। तो दे हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, और ये वैल्यूज़ भी जो है बहुत ज़्यादा है, लार्जर वैल्यूज़, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट हाई प्रिंसिपल क्वांटम लेवल।
यहाँ पर देखिए कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो कम्प्लीटली फिल्ड है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एंटर होगा तो वो अगले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिट के अंदर जो है जाएगा, और इस तरह से इट लीड्स टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से यहाँ पर जो है इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ है जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, और ये वैल्यूज़ जो है बहुत हाई है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर अगर नोबल गैसेस के अंदर आप कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करते हो तो वह अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ टुवर्ड्स द अपर राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल जब देखोगे तो अपर राइट हैंड साइड का जो पोर्शन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ टुवर्ड्स द अपर राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रीसीडिंग नोबल गैस। तो नोबल गैस से पहले, मतलब सिंपली आप यहाँ पर जो है हैलोजन फैमिली को जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज़ लेस सिस्टेमेटिक देन फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो यहाँ पर जो वेरिएशन है ये आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के वेरिएशन से जो है कम सिस्टेमेटिक है। इट इज़ लेस सिस्टेमेटिक देन दैट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। एज अ जनरल रूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड। आप जब पीरियड में जाओगे, जितने भी पीरियड्स हैं उसके अंदर आप जब लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये मोर नेगेटिव होती जाएगी। Effective nuclear charge increases from left to right across a period, and consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron of on an average would be closer to the positive charge nucleus। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर का चार्ज जो है लेफ़्ट टू राइट जो है क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है किसमें, पीरियड्स के अंदर, और कंसिक्वेंटली क्या होगा, इट इज़ ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू अ स्मॉलर एटम सिंस द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज वुड बी क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज के करीब रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो स्मॉलर साइज़ के एटम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर करना ये ईजियर प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। अगर आप किसी ग्रुप की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 आपके सामने है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो आप देखिए यहाँ पर यह है -73, उसके बाद और कम हो गई -60, फिर और -53। तो ये लेस नेगेटिव होते जा रही है। तो आप देखिए सीजियम तक के ये जो है -46 होगी। कहाँ से, हाइड्रोजन -73 से सीजियम के अंदर आपको जो है -46। तो इट बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज एंड एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। क्यों, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा टॉप टू बॉटम, जो साइज़ ऑफ द एटम जो है इंक्रीज़ होगी। However, electron gain enthalpy of oxygen और फ्लोरीन is less negative than that of the succeeding element। तो आप देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ है अपने दूसरे जो है फैमिली मेम्बर से जो है कम होगी। तो इसमें क्या होगा, द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज़ टू स्मॉलर n इज इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉलर n इज इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल के अंदर जो है ऐड हो रहा है, and suffers significant repulsion from the other electron present in this level। और इसी लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है उनके साथ में जो है रिपल्शन जो है वो सफ़र करेगा। इस वजह से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो अपने अदर फैमिली मेंबर से कम नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की जो है -141 है, या फ्लोरीन की -328 है, और बाकी के जो उसके जो है फैमिली मेंबर्स है उनकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है और यहाँ पर जो है फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो ये चीज़ को जो है ध्यान रखना है। फॉर n इज इक्वल टू 3 क्वांटम लेवल्स, जिसमें सल्फ़र और क्लोरीन की बात हम करते हैं, n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर जो है क्वांटम लेवल है जिसमें सल्फ़र और क्लोरीन जो एग्जांपल आएगी। द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अ लार्जर रीजन ऑफ स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज लेस।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है लेस होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इसमें जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप 0 जिसको हम नोबल गैसेस कहेंगे, इन सब की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज को यहाँ पर जो है टॉप टू बॉटम जो है डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर जो है ये निगेटिव में है और यहाँ पर नोबल गैसेस के अंदर आपको ये पॉजिटिव में मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसके बाद का जो एक लास्ट टॉपिक है, जो 5वीं फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है, that is called as electronegativity. The 5th property is electronegativity. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, चलिए हम इस चीज़ को जो है डिस्कस करते हैं। Now see what does it mean by electronegativity? तो a quantitative measure of the atom in a chemical compound to attract the shared electron toward itself is called as electronegativity. ध्यान रखिए कि किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। इट इज़ नॉट अ मीज़रेबल क्वांटिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कोई मीज़रेबल क्वांटिटी नहीं है। हाउएवर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स लाइक पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल, मुलिकन जैफ स्केल, मुलिकन जैफ स्केल एट्सेट्रा आर प्रोवाइडेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द वन विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज़ पॉलिंग स्केल. तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो है मेज़र करेंगे. लिनस पॉलिंग नाम का अमेरिकन साइंटिस्ट 1922 में इसने जो है असाइन किया था वैल्यू ऑफ 4.0 फॉर फ्लोरीन. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 4.0 ऑन पॉलिंग स्केल. ये जो है 1922 में उसने जो इसको डिसाइड किया था. सो द एलिमेंट कंसिडर्ड टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें तो फ्लोरीन ये सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो कि ग्रेटेस्ट टेंडेंसी ऑफ एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन जो ये अपने पास रखता है. तो हम यहाँ पर कहेंगे कि फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल. तो आप देखिए कि आपकी बुक के अंदर देखिए एक चार्ट बना है 3.8A और 3.8B. ये चार्ट के जो है फिगर के नंबर्स हैं. तो आप इसमें जो है पूरा जो है डिटेल में देख सकते हो कि अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड क्या है वो आप वहाँ से जो है स्टडी कीजिए. तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज़ नॉट कांस्टेंट. यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट के कांस्टेंट नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एटम टू विच इट इज़ बाउंड. जिस एटम या एलिमेंट के साथ वो एटम जो है बाउंड होता है उसके ऊपर जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. आप किसी भी पीरियड में आए लेफ़्ट और राइट जाइए तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है. फॉर एग्जांपल हम अगर जो है लिथियम से फ्लोरीन देखें, पीरियड में अगर हम देखते हैं लिथियम टू फ्लोरीन, तो यू फाइंड द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर लिथियम एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर फ्लोरीन. तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज़ होगी. और इसी तरह से आप किसी भी ग्रुप के अंदर जाइए तो डाउन द ग्रुप दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. तो आप जो हैलोजन फैमिली देखिए, ग्रुप्स में अगर आप जाते हो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन से एस्टेटाइन की तरफ, जिसको हम हैलोजन्स कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या होगी? डिक्रीज़ होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो इसमें हम देखेंगे हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाइल एस्टेटाइन इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि
The attraction between the outer or valence electrons and the nucleus increases as the atomic radius decreases. In a period electronegativity increases. तो आप यहाँ पर देखोगे कि एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो रही है लिथियम टू फ्लोरीन, इसलिए अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, ये इंक्रीज होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और ग्रुप में अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन टू द इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होगा और उस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ जो है आपको ख़ास तौर से नोट करना है। द नॉन मेटालिक elements have a strong tendency to gain electron, therefore electronegativity is directly related to that of the non-metallic properties. जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू मेटालिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। Thus, increase in the electronegativities across the period is accompanied by an increase in the non-metallic properties. आप यहाँ पर जब पीरियड्स के अंदर जब लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरे वर्ड से हम कहेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर इसमें लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्लोरीन टू एस्टेटाइन मतलब टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज़ हो रही है, मतलब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है डिक्रीज़ हो रही है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो है कोरिलेट कर सकते हो। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है ये 5 प्रॉपर्टीज़ को जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी कर सकते हो। अब हम देखेंगे एक चार्ट है, आपकी बुक में भी वो चार्ट है, उसी चार्ट के बेसिस पर हम ये चीज़ जो है डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो 5 प्रॉपर्टी अभी हमने स्टडी किया, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो है थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, उसका ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है किस तरह से हम उसको स्टडी करेंगे। एक छोटा सा चार्ट है, उस चार्ट के बेसिस पर हम बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, देखिए ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन चार्ट है और उसमें ये जो एरो से जो है आपको ये ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी शो किया है। एरो का जो डायरेक्शन है, जिस तरफ एरो की हेड है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको जो है कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस। देखिए ये वाली जो लाइन, ये एरो जो आपको दिख रही है, दिस इज़ एटॉमिक रेडियस। तो ये जो है आप वर्टिकली देखिए टॉप टू बॉटम हम जब आते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक रेडियस देखिए यहाँ पर ये एरो का डायरेक्शन जो है डाउन पोजीशन पर है, मतलब टॉप टू बॉटम जो है ये एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो किसी भी ग्रुप में आप जाइए, ग्रुप नंबर 1 to 18, आपको एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता हुआ मिलेगा। अब वही एटॉमिक रेडियस देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो का डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट में, इसका मतलब कि एटॉमिक रेडियस जो है आपको पीरियड्स के अंदर जो है लेफ़्ट टू राइट क्या मिलेगा, डिक्रीज़ मिलेगा। आप देखिए ये वाला इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस रखते हैं और इस साइड के एलिमेंट जो है ये लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस है। मतलब आप यहाँ पर जो है इससे समझ सकते हो कि ग्रुप्स के अंदर जो है एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है और पीरियड्स के अंदर जो है एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आइए दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए ये येलो कलर की जो एरो आपको दिख रही है, दिस इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर देखिए लेफ़्ट टू राइट जो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बता रहे हैं, मतलब आप अक्रॉस द पीरियड अगर जाते हो लेफ़्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ इसलिए हो रही है कि एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज़ हो रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है टॉप पोजीशन पर जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ईच ग्रुप। तो ग्रुप्स के अंदर जो है सिंपली आप कह सकते हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद आइए ये ब्लू कलर की जो एरो आपको दिख रही है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए लेफ़्ट टू राइट मतलब अक्रॉस द पीरियड ये क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मतलब लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है। ये वाला इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है।
उसके बाद आप देखिए ये वाली जो एरो दिख रही है, दिस इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो टॉपवर्ड पोजीशन पर जो इंक्रीजिंग बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। जैसे कि हमने देखा हैलोजन फैमिली के अंदर कि फ्लोरीन से एस्टेटाइन की तरफ जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और वही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप देखोगे कि अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद देखिए ग्रीन जो आपको एरो दिख रही है, ये इस तरह से क्रॉस दे रहा है, तो मतलब मेटालिक कैरेक्टर जो है यहाँ से इस तरफ जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, दिस इज़ ग्रीन एरो रिप्रेजेंट द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आप देखिए इस तरफ से ये साइड जो है यहाँ पर टॉप पोजीशन पर जो है राइट हैंड साइड पर जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह से आप देखिए कि मेटालिक कैरेक्टर जो है इस तरफ जो है राइट साइड में बॉटम पोजीशन पर जो है ये इंक्रीजिंग दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमने जो है इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये शॉर्ट स्टडी जो है करना है, जिस पर से आप बहुत इजीली जो है हर फिज़िकल प्रॉपर्टी को जो है इजीली जो है रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप इसका जो है क्या ट्रेंड है। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में फिर से बता दूँ कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड दिस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये हो गई। उसके बाद जो है आप देखिए कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है लेफ़्ट टू राइट, मतलब जो है आप देखोगे कि बॉटम लेफ़्ट से टॉप राइट पर जो है ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह से मेटालिक कैरेक्टर जो है ये टॉप राइट से बॉटम लेफ़्ट की तरफ जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है शॉर्ट में इस पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ द ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो उसके अंदर भी हम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट जो स्टडी करने वाले हैं। ओके।